हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान मुगल संबंध और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के मुगलों के साथ में संबंध। महाराणा सांगा के मुगलों के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे, साथ साथ में महाराणा सांगा के गुजरात के साथ में, मालवा के साथ में और दिल्ली सल्तनत के साथ में जो संबंध थे उनका भी अध्ययन करेंगे। तो महाराणा सांगा के एक तो मुगलों के साथ संबंध, साथ साथ में गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत के साथ संबंधों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा सांगा, इनका कार्यकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा। ये महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा रायमल के पुत्र और महाराणा कुंभा के पौत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और जबकि इनका राज्याभिषेक जो है वो 24 मई 1509 को हुआ था। 24 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक हुआ 27 वर्ष की आयु में। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम। महाराणा रायमल ने मेवाड़ के शासन का उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया था। रायमल के अनेक पुत्र थे। 16 पुत्रों की चर्चा की जाती है इनके। उसमें से 3 पुत्र ज़्यादा खास थे। एक तो पृथ्वी सिंह, जयमल और तीसरा था संग्राम सिंह, जिसको हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। तो महाराणा रायमल ने अपने कोई उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया था कि मेरे बाद में कौन राजा बनेगा, तो इसलिए इनके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष की लड़ाई शुरू हो जाती है पृथ्वी सिंह, जयमल और संग्राम सिंह के बीच में। पृथ्वी सिंह और जयमल जो है वो इतने योग्य और कुशल नहीं थे। संग्राम सिंह योग्य और कुशल थे। इनके बीच में लड़ाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। होता यूँ है कि एक ज्योतिषी के द्वारा ये भविष्यवाणी की जाती है कि भविष्य में राणा सांगा जो है उसके राजयोग बन रहा है। ठीक है, राणा सांगा जो है उसके राजयोग बन रहा है, ऐसा कौन कह रहा है? एक ज्योतिष के द्वारा भविष्यवाणी कर दी जाती है। इससे भाई पृथ्वीराज और जयमल जो है वो ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं और राणा सांगा को वो मारना चाहते थे। एक बार पृथ्वीराज की राणा सांगा से हाथापाई हो जाती है और उसमें पृथ्वीराज उनके राणा सांगा के ऊपर कोई वस्तु फेंकते हैं, जिसके वजह से संग्राम सिंह की जो है राणा सांगा की है वो आँख फूट जाती है। ठीक है, उसके पश्चात महाराजा रायमल जो कि राणा सांगा, पृथ्वीराज और जयमल के पिताजी हैं, इन रायमल का जो चाचा है सारंगदेव, वो इन तीनों राजकुमारों को समझाते हैं और कहते हैं कि पास में एक भीमल देव गांव है, वहाँ पर एक मंदिर है, उसमें एक चारण पुजारिन है, वो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है और वो जो है वो भविष्य के बारे में बहुत सटीक जानकारी देते हैं। तो तीनों भाइयों को सारंगदेव उन पुजारिन के पास लेके गए। ठीक है ना, तीनों भाई जो है सारंगदेव के साथ में पुजारिन के पास जाते हैं और उस पुजारिन के द्वारा भी वही बात कही जाती है जो कि ज्योतिष के द्वारा कही गई थी कि पुजारिन द्वारा ज्योतिष की भविष्यवाणी को सही बताए जाने पर पृथ्वीराज ने तुरंत सांगा पर तलवार से प्रहार किया। पृथ्वीराज ने सांगा पर प्रहार किया तो हालांकि बीच में सारंगदेव ने बीच में आकर के सांगा को बचा लिया, अन्यथा उसी समय राणा सांगा के 2 टुकड़े हो गए होते। संग्राम सिंह घायल होकर के सेवंत्री गांव की ओर भागा और वहाँ पर उसकी रक्षा किसने की? राठौड़ बीधा ने। यह आपको याद रख लेना है। घायल संग्राम सिंह जो है पहली बार कहाँ जाता है? सेवंत्री गांव की तरफ जाता है और वहाँ उसकी रक्षा कौन करता है? राठौड़ बीधा, याद रख लेना। फिर राठौड़ बीधा उनको शरण दे देते हैं और स्वयं जयमल के साथ युद्ध करता हुआ मारा जाता है। राठौड़ बीधा जो है वो पीछा कर रहा हुआ जयमल जो है वो इससे लड़ाई करता है राठौड़ बीधा से और जयमल से लड़ाई में जो है वो राठौड़ बीधा मारा जाता है। फिर सेवंत्री गांव से भी निकल करके संग्राम सिंह जो है वो अपने आप को बचा करके कहाँ चले जाते हैं? अजमेर में।
अजमेर चले जाते हैं और अजमेर में उनकी रक्षा किसके द्वारा की जाती है? करमचंद्र पवार के द्वारा की जाती है। आपको अच्छी तरह याद रख लेना है, करमचंद पवार, ठीक है ना। वहाँ उनके शरणागत हो जाते हैं और लंबे समय तक वहाँ पर अज्ञातवास में रहते हैं। जब तक राज्याभिषेक नहीं हुआ तब तक सांगा जो है वो करमचंद पवार के आश्रय में रहे। तो इस प्रकार पृथ्वीराज जयमल और राणा सांगा के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है और उसके बाद में जैसे तैसे करके राणा सांगा की जो है वो मतलब राणा सांगा जो है वो राणा सांगा का राज्याभिषेक हो जाता है। अब जैसे ही वो राज्य संभालते हैं, मेवाड़ का राज्य संभालते हैं, तब न केवल राज्य की आंतरिक स्थिति ही सोचनी नहीं थी, बल्कि मेवाड़ के चारों ओर जो है वो बहुत शत्रुओं से घिरा हुआ था, चुस्त एवं चालाक शत्रुओं से घिरा हुआ था। इस समय अगर हम बात करें तो उस समय दिल्ली पर लोधी शासन वंश का शासन है और उसमें सुल्तान सिकंदर लोधी शासन कर रहा है। गुजरात में मोहम्मद बेगड़ा का शासन था और मालवा में नासिर शाह खिलजी का शासन था। मालवा के अंदर किसका शासन है? नासिर शाह खिलजी का। गुजरात में किसका शासन है? मोहम्मद शाह बेगड़ा का। और दिल्ली में लोधी शासक सिकंदर लोधी जो है वो शासन कर रहा था। आगे हम बात करें तो ये स्थिति थी। यहाँ पर मेवाड़ राज्य है और यहाँ पर राणा सांगा का शासन है और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का शासन है। इसमें सिकंदर लोधी शासन कर रहा है, ठीक है। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद में शासन किसका आ जाता है? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी से भी जो है राणा सांगा की मुठभेड़ होती है। इसमें 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है खातौली का युद्ध 1517 में, हाड़ौती के पास में खातौली का युद्ध 1517 में, और राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा युद्ध जो होता है वो बांडी धौलपुर का युद्ध है, जो कि 1518 में होता है। हालांकि कुछ पुस्तकों के अंदर इसको 1519 भी दिया हुआ है। तो आपको अच्छी तरह ध्यान रख लेना है कि इस डेट के मतलब बांडी धौलपुर के युद्ध के बारे में विवाद है। कई जगह इसको 1518 बताया गया है और कई जगह उसको 1519 बताया गया। अगर हम इसके परिणामों की चर्चा करें तो बांडी और खातौली दोनों युद्धों के अंदर इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है और इब्राहिम लोधी जो है वो पानीपत प्रथम के युद्ध में बाबर से पराजित हो जाता है। और बाबर से पराजित होने के बाद जब बाबर जो है वो दिल्ली पर शासन करने लग जाता है और दिल्ली पर मुगल शासन आ जाता है, तो बाबर की भी लड़ाई राणा सांगा से होती है। और कहाँ लड़ाई होती है? 2 लड़ाइयाँ होती है बाबर की। एक तो फरवरी 1527 में होता है बयाना का युद्ध, ठीक है ना, बयाना का युद्ध होता है। और मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। आगे हम बात करें मालवा से संबंधों की, तो मालवा के अंदर उस समय नासिर शाह खिलजी का शासन है और नासिर शाह खिलजी की मृत्यु के बाद में जो है वो मोहम्मद खिलजी द्वितीय का शासन आ जाता है। और मोहम्मद खिलजी द्वितीय के साथ में गागरोन का युद्ध होता है राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के बीच में, गागरोन का युद्ध 1519 में। इस डेट के बारे में भी विवाद है। इसको कई पुस्तकों के अंदर 1518 बताया गया है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आगे हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में उस समय जो है वो मोहम्मद बेगड़ा का शासन था, जब मोहम्मद शाह बेगड़ा जब राज्याभिषेक हुआ उस समय। लेकिन बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात मुजफ्फर शाह का शासन आ जाता है, मुजफ्फर शाह द्वितीय, ठीक है। तो उसकी भी राणा सांगा से जो है वो लड़ाई होती है। तो ये थोड़ा सा हल्का आपको ओवरव्यू देने का प्रयास किया कि किस प्रकार राणा सांगा के जीवन काल के अंदर जो है वो गुजरात से, मालवा से और दिल्ली सल्तनत के साथ में और साथ में मुग़लों से जो संबंध रहते हैं उसकी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देने का प्रयास किया। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राणा सांगा ने मेवाड़ के पड़ोसी राजपूत राज्यों को पुनः एक बार मेवाड़ के प्रभाव में लाने के लिए
वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेवाड़ सीमा प्रांत पर अपने हितैषी एवं विश्वास पात्र व्यक्तियों को जागीरदार बनाकर मेवाड़ केंद्रीय क्षेत्रों को सुरक्षित ही नहीं कर दिया, बल्कि इतना व्यवस्थित कर दिया कि यहाँ से मेवाड़ शत्रुओं पर आक्रमण संचालन किया जा सके। यानी कि अपने मेवाड़ के आसपास जितने भी जो क्षेत्र थे उनको उसकी सीमा थी, वहाँ पर अपने हितैषी एवं विश्वास पात्र लोगों को जो है वो यहाँ की जागीर प्रदान कर दी। आगे आएगा किन किन लोगों को कहाँ की जागीर प्रदान की थी। फिर हम बात करें तो इससे क्या हुआ कि मतलब मेवाड़ जो है वो एक केंद्रीय स्थिति में आ गया और चारों ओर जो है वो उसके सुरक्षा करने के लिए अपने हितैषी और विश्वास पात्र व्यक्तियों को जागीर दे करके रख दिया। इससे मेवाड़ सुरक्षित हो गया। उनके द्वारा कहाँ कहाँ पर किन किन को नियुक्त कर रखा था, तो एक बात करें हम करमचंद पवार को, तो उनको अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया और बनेड़ा आदि 15 लाख वार्षिक आय परगने जागीर में दे करके, ठीक है ना, मतलब करमचंद पवार को, ठीक है ना, अजमेर वाला उत्तर वाला इलाका दे दिया और मेवाड़ को उत्तर पश्चिमी सीमा पर मजबूत प्रहरी बिठा दिया, ठीक है ना, करमचंद पवार। फिर उसके बाद में दक्षिण पश्चिमी सीमा पर गुजरात सुरक्षार्थ ईडर राज्य में सुल्तान समर्थक भारमल को, ठीक है ना, भारमल को हटा दिया और अपना जमाई रायमल को गद्दी पर बिठा दिया। गुजरात में नीचे जो दक्षिण पश्चिमी सीमा थी वहाँ पर ईडर राज्य में क्या किया, भारमल को हटा करके रायमल को बिठा दिया। इसके बाद में मांडू यानी कि मालवा की बात करें तो वहाँ मेदिन राय को मेवाड़ में शरण लेने पर वहाँ पर गागरोन और चंदेरी के प्रांत उसे जागीर में प्रदान करके मालवा के विरुद्ध एक शक्तिशाली जागीर की स्थापना कर दी, ठीक है ना। मालवा के ही पास में मांडू, ठीक है ना, वहाँ पर गागरोन और चंदेरी, इसकी जागीरें किसको दे दी, मेदिन राय को। तो एक प्रकार से मालवा से कोई भी हमला जो है मेवाड़ की तरफ नहीं हो सकता। देखो मैप में देख लेते हैं इसको एक प्रकार से। यहाँ पर मैप के अंदर देखें तो यहाँ पर इस वाले इलाके में करमचंद पवार को नियुक्त कर दिया, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी इलाके में। उसी प्रकार दक्षिण पश्चिमी इलाके के अंदर अपने जो जमाता है रायमल को यहाँ पर गद्दी पर बिठा दिया उन्होंने, ठीक है ना। यहाँ पर गद्दी का मतलब यहाँ की जागीर दे दी उसको। और यहाँ पर करमचंद पवार, या ये मालवा है तो मालवा के पास में जो है एक जगह पड़ती है मांडू के अंदर एक तो आता है चंदेरी और गागरोन। ये जागीरें जो दे दी किसको दे दी, ये जागीरें दी मेदिनी राय को दे दी, ठीक है। इससे क्या होगा, मालवा से भी जो आक्रमण से जो है मेवाड़ राज्य क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। अब हम आगे बात करते हैं महाराणा सांगा ने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राजाओं से वार्तालाप कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत मैत्री संघ का गठन किया। इन्होंने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राजाओं से बातचीत करके मुस्लिम शासकों के विरुद्ध जो है वो राजपूतों का एक मैत्री संगठन बना दिया, जो मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध परस्पर एक दूसरे की सहायता को तत्पर रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार राणा सांगा शीघ्र ही मेवाड़ का प्रभावपूर्ण संपूर्ण राजस्थान पर स्थापित कर दिया। यानी राणा सांगा जो है वो शीघ्र ही मेवाड़ का प्रभाव है संपूर्ण राजस्थान पर स्थापित कर दिया। हम बात करते हैं अब महाराणा सांगा का जो कार्यकाल है, महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह का जो कार्यकाल है वो कर्नल जेम्स टॉड ने 1509 से 1528 के बीच में बताया है। अब तत्कालीन मेवाड़ राज्य की सीमा की बात करें तो उत्तर में बोना, पूर्व में सिंधु नदी, दक्षिण में मालवा, पश्चिम में दुर्गम अरावली शैलमाला मेवाड़ की क्या हो गई, सीमा हो गई। अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे राणा सांगा और संग्राम सिंह का उत्कर्ष मालवा, गुजरात और दिल्ली उत्कर्ष हो रहा था, ये उत्कर्ष जो है वो मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों के लिए आँखों की किरकिरी के समान हो रहा था, ठीक है ना। मालवा, गुजरात और दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके लिए आँखों की किरकिरी हो रही थी, मतलब उनको सुहा नहीं रहा था कि किस प्रकार से लगातार जो है राणा सांगा जो है वो अपना राज्य विस्तार करता जा रहा है। तो वो तीनों ये जो है यहाँ के सुल्तान जो है वो अवसर की ताक में थे कि मेवाड़ की बढ़ती ताकत को किस प्रकार नष्ट किया जा सके। इस हेतु सभी ने अलग अलग प्रयत्न किए और राणा सांगा ने इन सभी का कड़ा प्रत्युत्तर दिया। हम सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की।
तो उस समय क्या होता था कि जैसे पूरे गुजरात पर शासन किसका है, पूरे गुजरात की बात करें तो वो किसके अधीन आ रहा है, मोहम्मद बेगड़ा के अधीन आ रहा है। जब राज्याभिषेक हुआ था राणा सांगा तो उसके अधीन आता था, तो एक सुल्तान के अधीन होता था पूरा गुजरात, और उसमें फिर छोटे छोटे राज्य होते थे, वहाँ पर छोटे छोटे शासक नियुक्त कर दिए जाते। जैसे एक ईडर है तो ईडर भी गुजरात के अंदर आता था और वहाँ पर भी एक छोटा शासक होता था, लेकिन पूरा गुजरात किसके अंडर में आता था, तो पूरा गुजरात जो है वो एक सुल्तान के अधीन आता था उस समय। तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा कि वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार की थी। गुजरात के अंदर एक पूरे गुजरात पर किसका शासन है, एक सुल्तान का, वो कौन है, मोहम्मद बेगड़ा। और मोहम्मद बेगड़ा के बाद में उसका पुत्र सुल्तान बनता है, पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय। ठीक है। और वैसे जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर अलग अलग जो है वो प्रशासक या छोटे छोटे राजा नियुक्त कर दिए जाते थे, शासक नियुक्त कर दिए जाते थे। ठीक है, जो इस सुल्तान के अधीन होकर के काम करते थे। आगे हम बात करते हैं कि राणा सांगा के गुजरात के साथ संबंध कैसे थे। सांगा के राज्यारोहण के समय गुजरात में मोहम्मद बेगड़ा का शासन था। नवंबर 1511 में उसके देहांत के बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात की गद्दी पर बैठा। ठीक है। अब क्या होता है, ईडर राज्य में हस्तक्षेप, ईडर राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के जो है वो विवाद होता है। चूंकि ईडर राज्य के अंदर क्या हो रहा था, उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो यहाँ पर राणा सांगा को जो है अपनी पसंद का राजा नियुक्त करने का अवसर मिल गया, अपनी पसंद का अपना समर्थक। ईडर राज्य में अपने समर्थक को गद्दी पर बिठाने का अवसर मिल गया राणा सांगा को, जिसके लिए ईडर राज्य में उसने क्या किया, हस्तक्षेप किया। दरअसल हुआ क्या था कि वहाँ ईडर का शासक जो राव बाण था उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु, और मृत्यु के बाद में रायमल जो है वो ईडर का शासक बना। लेकिन रायमल जो होता है वो उसको जो है वो उसका चाचा भीम उस रायमल को भगा देता है गुजरात के सुल्तान की अनुमति लेकर के। गुजरात के सुल्तान कौन है, मुजफ्फर शाह द्वितीय। मुजफ्फर शाह द्वितीय की अनुमति लेकर के चाचा भीम है वो इस रायमल को जो है वो भगा देते हैं, और अनुमति से रायमल को वहाँ से भगा करके ईडर सिंहासन पर भीम जो है वो अधिकार कर लेता है। अब ये जो रायमल होता है, ये रायमल जो है वो राणा सांगा के शरण में आ जाता है। राणा सांगा जो है वो इस रायमल से अपनी पुत्री की सगाई कर देता है, और उसके बाद में जब भीम की मृत्यु हो जाती है तो भीम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है भारमल जो है वो शासक बनने गद्दी पर आसीन हो जाता है। तो राणा सांगा क्या करता है, राणा सांगा इस भारमल को जो है, भारमल को यहाँ से हटा देता है, और रायमल को जो कि अपना जमाई है, ठीक है ना, रायमल ने राणा सांगा की सैनिक सहायता से भारमल को हराकर ईडर शासन हस्तगत कर लिया। 515 ईस्वी की बात है। ठीक है ना। 1520 में भारमल को हटाकर रायमल ईडर का शासक बनाए जाने से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह बहुत अप्रसन्न हुआ। ठीक है ना, मुजफ्फर शाह उस समय जो था वो बहुत अप्रसन्न हुआ, क्योंकि भीम ने उसी की आज्ञा के अनुसार ईडर पर अधिकार किया था। ठीक है ना, भीम ने जो शासन किया था वो उसकी आज्ञा के अनुसार ही जो है वो हटा करके शासन किया था। तो ये इस प्रकार से राणा सांगा के द्वारा अपने जमाई रायमल की इसमें शासक बना देना, ये कोई उसको अच्छा नहीं लगा मुजफ्फर शाह को। तो फिर क्या होता है, अब राणा सांगा के आक्रमण से हुई बर्बादी का बदला लेने के लिए मुजफ्फर शाह जो है होता है वो 1520 में मलिक अयाज और किवा मुल्क की अध्यक्षता में, मलिक अयाज और किवा मुल्क की अध्यक्षता में दो अलग अलग सेनाएं जो है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। ठीक है, दो सेनाएं अलग अलग आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी भी इस सेना के साथ में आ मिला। मोहम्मद खिलजी जो था मालवा का, ठीक है ना, सुल्तान, वो भी जो है वो इस गुजरात की सेना के साथ में मिल जाता है। हालांकि मुस्लिम अफसरों के साथ में उसकी अनबन होने के कारण जो है वो मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका। ये जो मलिक अयाज था, आपस में विवाद होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ा और उसको वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राणा सांगा ने गुजरात की शक्ति को निर्बल किया एवं राणा की राजनीतिक योग्यता ने गुजरात को लगातार अपने कब्जे में रखा, दबाए रखा। महाराणा सांगा के गौरव का उल्लेख
मुग़ल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में किया है। आगे हम बात करते हैं तो गुजरात राज्य के संदर्भ में जब जो लड़ाई होती है गुजरात के सुल्तान से, वो किस प्रश्न को लेकर के, ईडर राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर के जो है वो लड़ाई होती है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आगे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत और राणा सांगा के संबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यारोहण के समय जब मेवाड़ के अंदर राणा सांगा का जब राज्याभिषेक होता है तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक है। उसके बाद में सिकंदर लोदी के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी जो है वो 22 नवंबर 1517 को दिल्ली के तख्त पर आसीन होता है। और उसने क्या किया? राणा सांगा के साथ संघर्ष किया। दरअसल क्या हुआ था कि राणा सांगा ने पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों को, पूर्वी राजस्थान के इलाके के वे क्षेत्र जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आते थे, ठीक है ना, उनको जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था। राणा सांगा पूर्वी राजस्थान के वे इलाके जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आ रहे हैं वो मेवाड़ राज्य में मिला रहे हैं। इससे इब्राहिम लोदी जो है वो क्रोधित हो जाता है और सांगा को सबक सिखाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और दोनों के मध्य पहला युद्ध जो होता है वो खातोली में होता है। हाड़ौती की सीमा पर खातोली में युद्ध हुआ 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हाड़ौती की सीमा पर खातोली का युद्ध होता है। कारण यही है कि राणा सांगा ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत के जो इलाके थे उनको पूर्वी राजस्थान में मिलाने का प्रयास किया था, ठीक है ना। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की भारी पराजय होती है और कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा का एक हाथ, राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है और पैर पर गहरा घाव हो जाता है जिससे वो लंगड़ा हो जाता है। ये आपको याद रख लेना है। वो कौन सा युद्ध था जिसके अंदर उसकी एक तो आँख फूटी थी? तो वो किससे लड़ाई में? पृथ्वीराज से लड़ाई में, अपने भाई पृथ्वीराज से लड़ाई में उसकी एक आँख फूट गई थी महाराणा सांगा की। और पैर से लंगड़ा और हाथ कौन से युद्ध में कटा था? एक हाथ कट गया और पैर से विकलांग हो गया था। तो ये कौन से पैर से मतलब लंगड़ा हो गया था खातोली के युद्ध में, ठीक है ना। 1517 के खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध करते हुए। अगर हम बात करें जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है राणा सांगा जब अपने राज्य में लौट जाते हैं तो वहाँ पर अपने सरदारों को वो एक बात कहते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रख लेनी है। राणा सांगा ने अपने सरदारों के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा कि जिस प्रकार टूटी हुई मूर्ति पूजने योग्य नहीं रहती, उसी प्रकार मेरी आँख, भुजा, पैर अयोग्य हो गए हैं। इस कारण से मैं सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। इस स्थान पर जिसे तुम सभी लोगों में से उचित समझो उसको बिठा दो। ऐसा राणा सांगा के द्वारा सरदारों के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है कि मैं अयोग्य रह गया हूँ क्योंकि मैं अब क्षतिग्रस्त हो गया हूँ। मैं जैसे टूटी हुई मूर्ति जो है वो पूजने योग्य नहीं रहती है, उसी प्रकार मेरी एक आंख चली गई है, मेरी एक भुजा और पैर जो है उससे मैं अयोग्य हो गया हूँ, इसलिए सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। आप सभी में से कोई भी जिसको भी उचित लगता है उसको जो है वो सिंहासन पर बिठा दीजिए। राणा के इस विनीत व्यवहार से सरदार बहुत प्रसन्न होते हैं और बोले कि रण क्षेत्र में अंग भंग होने से राजा का गौरव घटता नहीं है अपितु बढ़ता है। आगे हम बात करते हैं बांडी या धौलपुर का युद्ध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बांडी या धौलपुर के युद्ध के डेट के ईयर के संबंध में विवाद है। 1519 भी कहीं पुस्तकों में लिखी हुई है, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना है। तो इब्राहिम लोदी जो है खातोली के युद्ध में हार जाते हैं, तो अपनी इस हार का बदला लेने के लिए लोदी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मियाँ मक्कन या मियाँ माखन के नेतृत्व में शाही सेना राणा सांगा के विरुद्ध फिर भेजी, जिसमें हुसैन खान जरबख्श, मियाँ खानखाना, मियाँ मारूफ आदि अफसर मौजूद थे। इस युद्ध यानी कि बांडी के युद्ध में शाही सेना को बुरी तरह पराजित होकर के भागना पड़ा। इस बार दोबारा जो है वही हालत हुई। शाही सेना जो है इब्राहिम लोदी की जो है अब की बार तो इतनी हालत ख़राब हुई कि उनको जो है वो भागना पड़ा युद्ध के मैदान से। और राणा सांगा ने जब इस सेना को भगा करके इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी ने मेवाड़ के मालवा के कुछ भाग, ठीक है ना, सिकंदर लोदी के अंडर में थे, मालवा के कुछ हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना।
तो महाराणा सांगा ने मालवा के कुछ भाग पर पुनः अपना अधिकार कर लिया, जिस पर पहले सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के पिता, ठीक है ना, अधिकार कर रखा था। ठीक है ना, उन मालवा के वो हिस्से जो सिकंदर लोदी ने कब्जाए हुए थे, ठीक है ना, उनको वापस से महाराणा सांगा ने अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत को 2 बार पराजित कर दिया, और 2 बार पराजित करने से राणा सांगा की प्रतिष्ठा और जो रौब था या गौरव कह सकते हैं, ठीक है ना, वो अत्यधिक बढ़ गया। छोटे से मेवाड़ राज्य का दिल्ली के विशाल साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना एक गौरवपूर्ण बात थी। इसके बाद मेवाड़ उत्तरी भारत की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, और यह काल राणा सांगा के चरमोत्कर्ष का समय था। अब हम बात करते हैं आगे राणा सांगा और मालवा के संबंध की बात करते हैं। राणा सांगा और मालवा राज्य से उसके संबंध। मालवा जो है वो मेवाड़ के दक्षिण का प्रदेश है। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय वहाँ का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन शाह खिलजी, ठीक है ना, नासिरुद्दीन शाह खिलजी था। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था वहाँ नासिरुद्दीन शाह खिलजी था, लेकिन नासिरुद्दीन शाह खिलजी की 1211 में क्या हो जाती है? मृत्यु। तो उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद खिलजी द्वितीय जो है वो मांडू की गद्दी पर बैठ जाता है। अब क्या होता है कि मोहम्मद खिलजी द्वितीय, ठीक है ना, उसको उसका छोटा भाई जो साहिब खान नाम से जाना जाता था, उस साहिब खान है उसको हटा करके वो जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है, साहिब खान, ठीक है। और साहिब खान जब गद्दी पर बैठ जाता है तो मोहम्मद खिलजी पुनः इस साहिब खां को हटाने के लिए राजपूत सरदार मेदिन राय की मदद से मोहम्मद खिलजी ने साहिब खां की सेना को परास्त करके पुनः मांडू पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। मोहम्मद खिलजी ने किसकी मदद से? मेदिन राय की मदद से, ठीक है ना, मेदिन राय की हेल्प से। तो मेदिन राय ने मोहम्मद खिलजी की हेल्प की, तो उसकी हेल्प से जो है वो साहिब खां को पराजित करके जो है वो मांडू का जो है वो अधिकारी बन जाता है, मांडू पर अधिकार कर लेता है। और इससे सुल्तान ने क्या किया? मेदिन राय को प्रसन्न होकर के उसका अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। अब आगे क्या होता है कि जो सुल्तान के जो राज्य में जो आमिर लोग होते हैं, ठीक है ना, वो इस सुल्तान को इस मेदिन राय के विरुद्ध जो है वो भड़का देते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मालवा जो है उसके पूरे के ऊपर किसका शासन है? उसके पूरे के ऊपर जो है मोहम्मद खिलजी का शासन है, और उसका प्रधानमंत्री कौन है? मेदिन राय। अब गुजरात के जो आमिर होते हैं ना, गुजरात के और सुल्तान, गुजरात के आमिरों ने गुजरात के सुल्तान कौन है? मुजफ्फर शाह, ठीक है ना, उसकी सहायता से इस मेदिन राय को क्या किया जाता है? मालवा से निकाल दिया जाता है, मांडू से भगा दिया जाता है। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और गुजरात के आमिरों ने गुजरात के आमिरों ने की बात नहीं है यहाँ पर, ये आमिर लोग हैं ना, ये मांडू के ही है। मांडू के आमिर लोग किसकी मदद से? गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की सहायता से, क्योंकि ये उनको सुहा नहीं रहा था कि मेदिन राय को मोहम्मद खिलजी ने क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए ये आमिर लोग भागे भागे कहाँ गए? गुजरात के सुल्तान के पास जाते हैं, मुजफ्फर शाह द्वितीय के पास में, और उसकी मदद से इस मेदिन राय को मांडू से निकलवा देते हैं। और इन आमिरों ने ही क्या किया? मोहम्मद खिलजी को अपना गुजरात के सुल्तान पर आश्रित बना दिया, ठीक है ना। गुजरात के सुल्तान पर क्या बना दिया? आश्रित बना दिया। एकदम एक प्रकार से ये जो मालवा है अब गुजरात के अधीनस्थ हो गया। साथ ही सुल्तान को मेदिन राय के विरुद्ध भी भड़का दिया। इस सुल्तान को मेदिनी राय के विरुद्ध भी भड़का दिया। तो आगे क्या होता है? ये मेदिनी राय जो है, मेदिनी राय राणा सांगा के पास शरण लेते हैं। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में आ जाता है, तो मेदिनी राय को राणा सांगा जो है वो चंदेरी और गागरोन की जागीर दे करके वहाँ पे उसको नियुक्त कर दिया जाता है, गागरोन और चंदेरी की जागीर में। मोहम्मद खिलजी द्वितीय जो है इस मेदिनी राय को दंडित करने के लिए गागरोन पर क्या कर देते हैं? आक्रमण, ठीक है ना। उस समय हालांकि मेदिनी राय का प्रतिनिधि कौन था? भीमकरण था। वहाँ पर मेदिनी राय का प्रतिनिधि चंदेरी और गागरोन की जागीरों पर
मेदिनी राय का प्रतिनिधि कौन था? भीमकरण था। तो मोहम्मद खिलजी द्वितीय किस पर हमला कर देते हैं? गागरोन पर, ठीक है ना। और इससे क्या होता है? 1519 में गागरोन का युद्ध होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस युद्ध के संबंध में विवाद है, कई पुस्तकों के अंदर इसको 1518 भी दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं। मालवा के गागरोन दुर्ग का महत्व उसी प्रकार था जैसे शेर के लिए दांत का होता है। मेदिनी राय की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से मोहम्मद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। तो गागरोन जो है वो महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को दिया था, तो इसलिए महाराणा सांगा जो है वो मेदिनी राय की रक्षार्थ सेना लेके आ जाते हैं। महाराणा सांगा सेना सहित गागरोन पहुंच गए और मोहम्मद खिलजी से क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। सुल्तान मोहम्मद खिलजी को बाद में आधा राज्य जो है वो सांगा ने लौटा दिया था, ठीक है, ये ध्यान कर लेना है। तो इस प्रकार गागरोन के युद्ध में राणा सांगा की जीत हो जाती है। अब हम बात करते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच संबंध, यानी कि मुगलों के साथ में राणा सांगा के क्या संबंध रहे उसकी चर्चा करते हैं। जब राणा सांगा ने शासन संभाला तो उस समय काबुल का शासक कौन था? काबुल का शासक बाबर था। मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर इनका पूरा नाम था। बाबर ने 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और दिल्ली पर किसकी आधारशिला रख दी? मुगल शासन की आधारशिला या नींव रख दी। अब हम बात करते हैं राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध के कारण। इस पानीपत के युद्ध के साथ में दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो जाता है और मुगल शासन जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। अब राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध का पहला कारण ये बताया जाता है कि दोनों शासक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे और राज्य विस्तार के लिए प्रयासरत थे। जहाँ बाबर संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था, वही महाराणा सांगा दिल्ली पर हिंदू शासन स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील था। अतः दोनों में युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया। तो पहला कारण राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि राणा सांगा ने एक संधि भंग की थी। दरअसल हुआ यूँ था कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था पानीपत वाली लड़ाई में, तब राणा सांगा को भी सहायता हेतु निवेदन किया था कि भाई आप भी इस इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए मेरी मदद करना। राणा सांगा को भी ऐसा बाबर ने कहा था तथा आश्वासन दिया था कि विजय के बाद राणा को आगरा तक का क्षेत्र का शासक बना दिया जाएगा और यह आश्वासन भी दिया था कि जब बाबर इसमें जीत जाएगा तो आगरा तक का क्षेत्र जो है वो राणा सांगा को मिल जाएगा। महाराणा सांगा बाबर के इस प्रस्ताव पर सहमत भी हो गए थे, परंतु सभी सरदारों ने जब सलाह दी कि बाबर जैसे सांप को दूध पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इससे सहमत होकर राणा ने बाबर को कोई सहायता नहीं दी। अतः बाबर संधि उल्लंघन का बहाना बना करके युद्ध के लिए उद्यत हो गया। तो बाबर ने कहा कि भाई आपने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हमको सहायता देने का वायदा किया था, लेकिन बाद में आप मुकर के, तो इस संधि भंग किए जाने के कारण से जो है वो बाबर ने जो है राणा सांगा पर हमला किया, मेवाड़ राज्य पर आक्रमण किया, ऐसा कुछ मानते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण ये बताया जाता है कि बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापति जैसे हसन खां मेवाती राणा सांगा के शरण में आ गए थे और राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर पर आक्रमण की योजना बना रहे थे, इसलिए भी बाबर ने राणा सांगा पर हमला किया। चौथा कारण यह बताया जाता है कि महाराणा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत के कुछ भागों पर अपने अधीन कर लिया था, जिन पर बाबर पुनः अपना अधिकार जमाना चाहता था। कहने का मतलब ये है कि इब्राहिम लोदी को तो महाराणा सांगा ने 2 बार युद्ध में परास्त किया था और दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो और बाबर ये चाहता था कि अब वो जो इब्राहिम लोदी के जो क्षेत्र राणा सांगा ने जीते थे उन पर मैं क्या कर लूँ, पुनः अधिकार कर लूँ, और इस वजह से जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। पांचवा कारण ये बताया जाता है कि बयाना का दुर्ग राजस्थान के प्रदेश द्वार पर स्थित होने के कारण अत्यधिक सामरिक महत्व का दुर्ग था।
ठीक है ना। राजस्थान के प्रवेश द्वार पर स्थित भरतपुर बयाना का दुर्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था सामरिक दृष्टि से, जिस पर महाराणा अधिकार जमाना चाहता था। उधर बाबर का भी यही मंतव्य था। बाबर और महाराणा सांगा दोनों जो है वो इस बयाना के दुर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। छठी बात ये कही जाती है कि राजपूत अफगान मैत्री। यद्यपि पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगान यानी कि इब्राहिम लोदी पराजित हो गए थे, किंतु वे बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत थे। वापस से जो है बाबर को जो है भारत से निकालने के लिए ये जो इब्राहिम लोदी वगैरह जो है वो प्रयास कर रहे थे। इस कार्य के लिए सांगा को उपयुक्त पात्र समझकर अफगानों के नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी उसकी शरण में पहुंच गए थे राणा सांगा के। और राजपूत अफगान मोर्चा बाबर के लिए भय का कारण बन गया, अतः उसने सांगा की शक्ति को नष्ट करने का फैसला किया। तो उक्त सभी कारणों से दोनों और युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। बाबर ने बयाना दुर्ग विजित करने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण हेतु अपनी सेना भेजी और बाबर के उस समय सेना नायक कौन है, मेहंदी ख्वाजा द्वारा बयाना दुर्ग पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। बाबर के द्वारा मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने या महाराणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों को एक साथ संगठित कर युद्ध हेतु तैयार किया। ठीक है ना, सभी राजपूत शासकों को जो है एक साथ संगठित करके युद्ध हेतु तैयार किया मुस्लिम शासकों के विरुद्ध यानी कि बाबर के विरुद्ध, ताकि विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर खदेड़ा जा सके। और इस हेतु महाराणा ने सभी राजपूत शासकों को युद्ध में शामिल करने हेतु निमंत्रण भेजा। निमंत्रण पा करके सेना में राजपूताना के लगभग सभी शासक अपनी अपनी सेनाएं लेकर के महाराणा के साथ हो गए, यानी कि लगभग सभी राजपूत आ गए थे। इसमें मुख्य रूप से बात करें तो बयाना वाले युद्ध में मुख्य रूप से चंद्रावर के चंद्रभान और माणिक चंद्र चौहान, ठीक है ना, ये अपनी सेना लेकर के आ गए थे। दरअसल महाराणा जब सेना सहित रणथंभौर पहुंच गया, ठीक है ना, और रणथंभौर पहुंचा तो चंद्रावर के चंद्रभान और माणिक चंद्र चौहान जो है वो इसके साथ में आ मिले। उसके बाद महाराणा की सेना ने बयाना की ओर जो है वो कूच किया। ठीक है ना, बयाना की ओर महाराणा की सेना बढ़ती है। पहले रणथंभौर में ये चंद्रावन के चंद्रभान और माणिक चंद्र चौहान जो है वो महाराणा की सेना में शामिल हो जाते हैं। फिर बाद में बयाना की ओर बढ़ते हैं। आसपास के क्षेत्रों के मुस्लिम सरदारों को भगा करके उन सभी पर अपना अधिकार कर लिया। अब बयाना के युद्ध की बात करें तो ये फरवरी 1527 को हुआ था। फरवरी 1527 को हुआ था। उसके बाद राणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया और राणा सांगा के द्वारा दुर्ग को घेर लेने पर बाबर ने उसकी रक्षार्थ और सेनाएं भेजी, जिसे राजपूत सेना ने खदेड़ दिया। बाबर का एक सेना नायक संगर खां जो है वो इस युद्ध में मारा जाता है। दुर्ग में घिरी मुस्लिम सेना ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। दुर्ग में जो घिरी हुई मुगल सेना थी वो जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया और 16 फरवरी 1527 को महाराणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बयाना विजय के बाद में सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़ करके भूसावर होकर के सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। भूसावर में लगभग 1 माह ठहरा रहा और इस दौरान फतेहपुर सीकरी में पहुंचकर रणनीति एवं युद्ध की मोर्चाबंदी करने लगा। मुगल सेना राजपूतों द्वारा बयाना के युद्ध में दिखाई गई वीरता और युद्ध कौशल को देखकर घबरा गई थी। उसमें एक भय और आतंक का वातावरण बन गया। स्थिति को काबू में करने हेतु बाबर ने अपने सैनिकों के समक्ष ओजपूर्ण भाषण दिया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ से दूसरे युद्ध की तैयारी होती है, खानवा के युद्ध की। इस युद्ध मतलब जब बयाना के युद्ध के अंदर मुगल सेना जो है वो राजपूतों द्वारा जो वीरता दिखाई गई, ठीक है ना, युद्ध कौशल दिखाया गया, उससे मुगल सेना बिल्कुल घबराई हुई थी। उनके दिलो दिमाग के अंदर एक भय और आतंक का वातावरण बन गया था। तो इस स्थिति को काबू में करने हेतु क्या किया, बाबर ने अपने सैनिकों के समक्ष एक बहुत ओजपूर्ण भाषण दिया, ठीक है। और अगले युद्ध को जो कि खानवा के मैदान में लड़ा जाने वाला था,
इस युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध घोषित कर दिया। बहुत ओजस्वी भाषण दिया और इस युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध घोषित कर दिया। फिर क्या होता है, बाबर ने मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में अपनी सेना सहित डेरा डाल दिया। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बाबर ने राणा सांगा से संधि हेतु प्रयत्न किए। अब कर्नल टॉड ये कहते हैं कि बाबर ने पहले संधि हेतु राणा सांगा से प्रस्ताव भी भेजे थे राणा सांगा के पास में, और प्रस्ताव भेजने के बाद में लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का पर्याप्त समय मिल गया। अब क्या होता है कि कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि कुछ समय के लिए क्या होता है, वो बाबर जो है वो चालाकी करता है, वो अपने क्या कहता है, अपने दूत भेजता है सांगा के पास में, ठीक है, संधि के लिए। इससे सांगा को ये मालूम नहीं रहता, सांगा को मालूम नहीं रहता कि बाबर क्या कर रहा है। बाबर जो है वो केवल दूत भेजता है, जिससे सांगा को लगता है कि ये जो है अपनी अधीनता स्वीकार करने का प्रयास, मतलब अधीनस्थ बनने का प्रयास कर रहा है। तो पर बाबर जो होता है वो धोखा दे करके क्या करता है, युद्ध की तैयारी करता है, अगले युद्ध की तैयारी करता है, और ये जो है वो राजपूत सेना को मालूम नहीं होता। तो इससे क्या होता है, इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। बाबर और राणा सांगा के बीच संधि हेतु कौन गया था, सिलहदी तंवर के द्वारा हुई थी। बातचीत किसके द्वारा हुई थी, सिलहदी तंवर के द्वारा हुई थी, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। खानवा के युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध घोषित किया गया, और विजय के बाद में, खानवा के युद्ध की विजय के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण कर थी। गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाशक। युद्ध कब हुआ, 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा कहाँ पर स्थित है, भरतपुर जिले के रूपावास तहसील में स्थित है। इस युद्ध में राणा सांगा के झंडे के नीचे प्राय सभी राजपूताने के सारे राजा आ गए थे, ठीक है ना। तो बाबर ने तोपखाना चालू कर दिया। तोपों के गोलों की बौछार ने, जो कि राजपूत सेनाओं ने पहली बार देखी थी, राजपूत सेना में आतंक उत्पन्न कर दी हो गया, ठीक है ना, इसकी वजह से, तोप और गोलों की वजह से, क्योंकि ये राजपूत सेना के लिए बिल्कुल नए हथियार थे। गोलों के प्रहार से कौन कौन से राजपूत राजाओं की इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी, थोड़े थोड़े नाम याद रख लेना। वैसे ये यहाँ पर दिए हुए सारे नाम हैं, एक आध नाम कभी परीक्षा में आ जाए, वैसे आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन ध्यान रख लेना। एक तो करमचंद्र है, एक रायमल राठौड़ है, ठीक है, एक ये है सारे चंद्रभान है, माणिक चंद्र चौहान है, इसे तो आप थोड़ा से देख लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, राणा सांगा भी युद्ध भूमि में शत्रुओं पर काल बनकर टूट पड़े। युद्ध में महाराणा की सेना निम्न 4 भागों में विभक्त हुई थी। एक अरावल, चंद्रावल जिसको पश्च भाग कहते हैं, अरावल मतलब अग्रभाग, चंद्रावल मतलब पश्च भाग, दक्षिण पार्श्व, वाम पार्श्व, और स्वयं हाथी पर सवार होकर सैन्य संचालन कर रहे थे। सैन्य संचालन कौन कर रहा था, जो है वो राणा सांगा स्वयं कर रहे थे। युद्ध के दौरान महाराणा संग्राम सिंह के सिर पर तीर लगने से वे बेहोश हो जाते हैं। अब क्या होता है, इस खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह के सिर पर तीर लग जाता है, 3 तीर लगने से बेहोश हो जाते हैं। तो वहाँ का जो सिरोही का विश्वस्त सरदार अखेराज जो है, उस राणा सांगा को कहाँ लेके चले जाते हैं, बसवा लेके जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। युद्ध भूमि में घायल होने के बाद में सिरोही के अखेराज जो है वो बसवा लेके जाते हैं, और उनके स्थान पर झाला अज्जा को सभी राज चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया गया, और उनके नेतृत्व में सेना ने युद्ध किया, ठीक है ना। जब राणा सांगा जो है वो उनको चोट लग जाती है, तो सिरोही के अखेराज उसको बसवा लेके जाते हैं, और उनका राज मुकुट जो होता है वो झाला अज्जा को दे दिया जाता है, राणा सांगा का राज मुकुट, और वो जो है वो सारी राजपूत सेना जो है वो झाला अज्जा के नेतृत्व में लड़ना शुरू कर देती है। इससे पूर्व सरदारों ने हालांकि झाला अज्जा से पहले सलुम्बुर के राव रतन सिंह को यह कहा था कि आप जो है राज चिन्ह धारण करके महाराणा का स्थान लेने हेतु आप जाएं,
परंतु रावत रतन सिंह ने, सलमपुर के रावत रतन सिंह ने इनको इनकार कर दिया था। तब झाला अज्जा को यह दायित्व सौंपा गया था और झाला अज्जा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। झाला अज्जा कहाँ के थे? सादड़ी के थे और उनकी इस झाला अज्जा के इस बलिदान की वजह से ही इनकी स्मृति में उनके वंशजों को सादड़ी के राजराणाओं को महाराणा समस्त राज चिन्ह धारण करने का अधिकार प्रदान किया था। महाराणा के समस्त राज चिन्ह धारण करने का अधिकार सादड़ी के राजराणाओं को क्यों मिला हुआ है? क्योंकि उनका जो एक व्यक्ति झाला अज्जा जो है वो इसी खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। थोड़ी देर में महाराणा के न होने की खबर सेना में फैल गई। राणा सांगा जो है वो युद्ध से चले गए हैं, यह खबर जो है वो राजपूत सेना में फैल जाती है। इससे सेना का मनोबल टूट जाता है और युद्ध में बाबर विजयी हो जाता है। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले याद रख लेना है, खानवा के युद्ध से पहले पाती पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया और करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर युद्ध में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। इसको कहा जाता है पाती पेरवन, यानी कि एक कॉमन शत्रु को बाहर भगाने के लिए सभी राजपूत राजाओं का एकत्रित होने के लिए युद्ध में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजना। ठीक है ना, युद्ध में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजना, इसको क्या बोलते हैं? पाती पेरवन। तो इस राजपूत परंपरा को राणा सांगा ने पुनर्जीवित किया था खानवा के युद्ध से पहले और सबको निमंत्रण भेजा था। तो निमंत्रण भेजने के फलस्वरूप कौन कौन से राजा इस युद्ध में शामिल हुए थे अपनी अपनी सेना लेकर के? ठीक है ना, तो मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव व सेना, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, नरसिंह देव, वागड़ डूंगरपुर का रावल उदय सिंह और खेत सिंह, कर्म सिंह, डूंगर सिंह, देवलिया का रावत बाग सिंह, नरबदहाड़ा, चंदेरी का मेदिनी राय और वीर सिंह देव, बीकानेर के राव जैत सिंह का पुत्र राव कल्याणमल आया था इसमें। ठीक है, ये कुछ नाम याद रख लेना। इसी प्रकार सादड़ी के झाला अज्जा, ठीक है ना, जिन्होंने बाद में जब राणा सांगा को चोट लगती है, तीर की चोट लगती है, तो स्वयं जो है वो राजमुकुट, राणा सांगा का राजमुकुट धारण करके लड़ाई करते हैं झाला अज्जा। ठीक है ना, सादड़ी के। फिर गोगुंदा का झाला सज्जा, सलमपुर का रावत रतन सिंह। झाला अज्जा से पहले इनको कहा था कि आप जो है वो राणा सांगा के पर लड़ाई लड़िए, पर सलमपुर के रावत रतन सिंह ने मना कर दिया था। मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी का पुत्र, ठीक है ना, मोहम्मद लोदी, यो भी जो है वो इस युद्ध में राणा सांगा का सहयोग कर रहा था। ठीक है, इब्राहिम लोदी का पुत्र। फिर चंद्रावर के चंद्रभान और माणिक चंद्र चौहान, दिल्ली रावत रतन सिंह, कापड़ोत या चुंडावत, रावत जोगा, सारंग देबोत, रामदास सोनगरा, गोकुलदास परमार, ठीक है, और मेड़ताकार रायमल राठौड़, सिरोही का अखेराज देवड़ा आदि कई राजपूत राजा सरदार सांगा के साथ में थे। इन सभी राजपूत राजाओं में से आपको कुछ मुख्य है ना, वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, सारे याद नहीं करने। कभी कभी ऐसे सारे नाम नहीं पूछे जाते, कुछ खास, जैसे मारवाड़ का ही मालदेव याद रख लीजिए, आमेर का पृथ्वीराज याद कर लीजिए, ईडर के राजाओं के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में चंदेरी का नाम याद कर लीजिए, चंदेरी के मेदिनी राय है। फिर बीकानेर के कल्याणमल का याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा सादड़ी का झाला अज्जा याद रखो। सलमपुर का रावत रतन सिंह, मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी का पुत्र। ठीक है, फिर चंद्रावर के चंद्रभान और माणिक चंद्र चौहान, सिरोही का अखेराज देवड़ा जो उनको बसवा लेके गया था। ठीक है, राजपूतों की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो जिसके राजकीय परिवार में से कोई न कोई प्रसिद्ध व्यक्ति इस युद्ध में काम ना आया हो, ऐसा बहुत कम हुआ होगा। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियाँ विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए एकजुट हुई, सम्मिलित हुई। राणा सांगा सारे राजपूताने के सेना के सेनापति बने थे। खानवा के युद्ध के पराजय के प्रमुख कारण, खानवा के युद्ध में पराजय का प्रमुख कारण बात करें तो महाराणा सांगा की प्रथम विजय, यानी कि बयाना के युद्ध में जो विजय हो जाती है उसके तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को जो है तैयारी का समय देना था, ऐसा ओझा जी के अनुसार पहले युद्ध के बाद में तुरंत आक्रमण न करके बाबर को तैयारी हेतु समय दिया गया, जिसकी वजह से जो है वो खानवा के युद्ध में पराजय हुई। दूसरा, इसके अलावा राजपूतों की युद्ध तकनीक जो थी वो पुरानी थी, जबकि बाबर के पास में जो युद्ध की, उसके पास में जो है
वो युद्ध की नवीन व्यूह रचना थी, एक तो जिसको कहते हैं तुगलक नुमा पद्धति थी, साथ साथ में जिससे राजपूत अनभिज्ञ थे, राजपूतों को जो है इस तुगलक नुमा पद्धति का ज्ञान नहीं था, और साथ साथ में बाबर की सेना के पास तोप और बंदूकें थी, जबकि राजपूत सेना तलवारों, भालों और तीर कमानों से युद्ध कर रही थी। तीसरा कारण यह बताया जाता है कि रायसीन के सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में राणा सांगा का साथ छोड़ करके बाबर से जा मिले थे। दो विश्वासघातियों के नाम बताए जाते हैं, एक तो सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा। ये युद्ध के अंतिम दौर में खानजादा जो थे वो युद्ध के अंतिम दौर में राणा सांगा का साथ छोड़ करके बाबर की सेना में जा मिलते हैं। इस वजह से जो है वो पराजय हो जाती है। खानवा के युद्ध के परिणाम क्या रहे? खानवा के युद्ध के परिणाम ये रहे, पहला, भारतवर्ष में मुगलों का राज्य स्थायी हो गया और बाबर स्थायी रूप से भारतवर्ष का बादशाह बन गया। दूसरा, इससे राज सत्ता राजपूतों के हाथ से निकल करके मुगलों के हाथ में आ गई, जो लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक उनके पास में रही। तीसरा, इस पराजय से राजपूतों का वह प्रताप जो महाराणा कुंभा के समय में बहुत बड़ा और इस समय तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था, ठीक है ना, राणा सांगा के समय तक शिखर पर पहुंच चुका था, वह राजपूतों का प्रताप एकदम कम हो गया, जिससे भारत की राजनीतिक स्थिति में राजपूतों का वह उच्च स्थान अब नहीं रहा। मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के कारण राजपूतों का जो संगठन हुआ अब वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अंतिम समय में क्या होता है, महाराणा सांगा के साथ में मूर्छित महाराणा को लेकर राजपूत जब बसवा गांव पहुंचे, ठीक है ना, बसवा कौन पहुंचा था, अखेराज लेकर के इनको, तब महाराणा सचेत हुए और उन्होंने युद्ध के बारे में पूछा। तो राजपूतों से सारा वृतांत सुनाने के बाद राणा बहुत उदास हुए और वे बसवा से कहाँ चले गए, रणथंभौर चले गए। रणथंभौर चले जाते हैं। बाद में बाबर राजपूतों पर आक्रमण करके उनकी शक्ति को नष्ट करने के विचार से जब 19 जनवरी 1528 को चंदेरी पहुंचा बाबर, चंदेरी के मेदिन राय की सहायता करने के लिए बाबर से बदला लेने के लिए राणा सांगा ने चंदेरी की ओर प्रस्थान किया, ठीक है ना, चंदेरी की ओर प्रस्थान करते हैं मेदिन राय की सहायता करने के लिए। तब कालपी से कुछ ही दूर इरीच गांव में, ठीक है ना, एक जगह है कालपी और उससे कुछ ही दूर इरीच गांव में डेरा डाला गया, जहां उसके साथी राजपूतों ने जो नए युद्ध के विरोधी थे, अब कोई दूसरा युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने इस युद्ध में फिर से युद्ध में प्रविष्ट होने से पहले ही क्या कर दिया, विष जहर दे दिया, ठीक है ना। युद्ध में प्रविष्ट देख करके राजपूतों ने उसको क्या दिया, विष दे दिया, कि कहाँ पर, इरीच गांव के अंदर, कालपी से कुछ दूर। जिससे क्या होता है, 30 जनवरी 1528 को उस समय के सबसे प्रतापी हिंदूपति महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो जाता है। उनको मांडलगढ़ लाया जाता है, फिर जहाँ पर उनकी समाधि है। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर है, मांडलगढ़ में, जिसका निर्माण जगनेर भरतपुर के शासक अशोक परमार ने करवाया था। अमर काव्य वंशावली के अनुसार सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, ठीक है ना। ये थोड़े से आप ध्यान रख लेना फैक्ट्स, कि उनको कालपी से नज़दीक इरीच गांव में विष दिया गया था, ठीक है। कालपी में उनकी मृत्यु हो गई थी, मांडलगढ़ लाया जहां उनकी समाधि है। ये मांडलगढ़ का निर्माण जो है ये जिसका निर्माण किसने कराया था, जगनेर भरतपुर के शासक अशोक परमार ने करवाया था। और ये एक बात और लिखी हुई है अमर काव्य वंशावली के अनुसार कि भी सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, मांडलगढ़ में हुआ था। सांगा का स्मारक कहाँ पर है, चबूतरा जो है। सांगा की स्मारकों की बात करें तो इसका चबूतरा जो है वो बसवा दौसा में बना हुआ है, ठीक है। चबूतरा कहाँ पर है, बसवा दौसा में। जबकि सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है, मांडलगढ़ भिड़वाड़ा में स्थित है। सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। और
उनकी सूझबूझ, दूरदर्शिता, कर्तव्यनिष्ठता, कूटनीति और पराक्रम के कारण राणा सांगा को भारतीय इतिहास में हिंदूपत नाम से जाना जाता है। उनकी माता का नाम श्रृंगार देवी था। राणा सांगा की माता का नाम क्या था? श्रृंगार देवी, जो जोधपुर के शासक राव जोधा की पुत्री थी। उस श्रृंगार देवी ने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। घोसुंडी बावड़ी, ठीक है ना, जहाँ पर घोसुंडी का शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो महाराणा सांगा की माता का नाम श्रृंगार देवी था, जो जोधपुर के शासक राव जोधा की पुत्री थी। उसने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिसमें घोसुंडी शिलालेख प्राप्त होता है। बाबर ने अपने पुस्तक तुझे की बाबरी में महाराणा सांगा के लिए लिखा है कि उसका मुल्क राज्य 10 करोड़ की आमदनी का था और उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव, 104 छोटे सरदार रहते थे। उसके उत्तराधिकारी भी यदि उसके जैसे वीर व योग्य होते तो मुगलों का राज्य भारतवर्ष पर न जम पाता। ऐसा बाबर खुद कह रहे हैं, ठीक है ना, कि उसके उत्तराधिकारी जो है वो इतने योग्य नहीं हुए, नहीं तो मुगल साम्राज्य इतना भारत में नहीं जम पाता। कर्नल टॉड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। अपने भाई पृथ्वीराज के साथ झगड़ा हुआ था, उसमें उसकी एक आंख फूट गई थी। और इब्राहिम लोदी के साथ खातौली का जो युद्ध हुआ उसमें उसका एक हाथ कटा और एक पैर से वो लंगड़ा हो गया था। मृत्यु समय तक उसके शरीर पर तलवारों और भालों के कम से कम 80 निशान लगे हुए थे, जो एक सैनिकों का भग्ना अवशेष सिद्ध कर रहे थे। तो इसी के साथ में राणा सांगा से मुगलों के संबंध, ठीक है, मालवा से संबंध और गुजरात से संबंध और दिल्ली सल्तनत से संबंध, ये पूरे होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप यूँ ही अध्ययन करते रहिए। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।